नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th के क्वेश्चंस को करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जनवरी में बोर्ड एग्जाम है किसका? क्लास 9th का। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चंस को बनाया है यानी इस जो भी झारखंड सरकार के द्वारा ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रश्न बैंक जो है सो जारी किया हुआ है। इस इसके क्वेश्चंस को हम आप सभी के सामने लाएँगे क्योंकि यह क्वेश्चन हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन इसको हार्ड कॉपी में बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी निकलवाना गरीब बच्चों के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसके बारे में बताना सही समझा है। तो सभी चैप्टर से मैं करीब 50-60 क्वेश्चंस को बताऊँगा जो भी इस बुक में दिए हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आप पता चल जाएगा आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखाऊँगा तब। पहला चैप्टर जो इसका रहेगा विशेष सूची, जैसा कि आपके 9th क्लास के चैप्टर 1 में जो है हमारे आस-पास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसके बाद जो है इन मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये सभी चीज़ों को मैं पढ़ाते हुए चलूँगा, जो चैप्टर वाइज़ मैं सभी चैप्टर को क्लियर करते हुए चलूँगा। इसके बाद में जेएससी वार्षिक परीक्षा 2023 में जो प्रश्न पूछे गए थे क्लास 9th में और जो 2024 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी उपलब्ध करके मैं डिटेल करके बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसको बच्चों को याद रखने के लिए बोला गया है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सारा करते चलेंगे, ठीक है? जैसे स्मरणीय तथ्य हैं, इसको पहले करते हैं। क्या है? देखिए, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। क्या बोला गया है? इस विश्व में जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, जिसमें मास हो यानी वजन हो और वह स्थान घेर रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे और पदार्थ से ही सभी चीज़ें बनी हुई होती है। ठीक है? यही बात यहाँ पे बोला गया है और यह बात देखिए भारत के दार्शनिकों ने, अब दार्शनिक कौन है? जो पहले के लोग थे जिसके पास एक्स्ट्रा ज्ञान था उस समय के अनुसार, उसको हम दार्शनिकों की श्रेणी में रखते हैं। और उसने क्या बताया कि पदार्थ के को जो है मूल 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है यानी बाँट करके बताया है। वह तत्व कौन-कौन से हैं? है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है? आगे है सभी पदार्थों का द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती है, यानी सभी पदार्थों में वजन होता है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? वजन यानी भार होता है, मास होता है और वह क्या करता है? उसका आयतन भी होता है और आयतन है इसका मतलब स्थान वह घेरता है। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी चीज़ है किससे मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। यह भी है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो अभी हमने पढ़ा कि सभी चीज़ें किससे बना है? कणों से बने मिलकर के बने होते हैं। ठोस भी कण से बना हुआ है। ठोस का मतलब क्या? कोई पत्थर आप ले लेते हैं, वह भी कण से बना हुआ है। अब इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया कण? यानी सोचिए सीमेंट से हम लोग घर बनाते हैं। सीमेंट तो पहले आपको कैसा दिखता है? आटा जैसा दिखता है, पतला-पतला रहता है। लेकिन फिर वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है? असल में हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी वगैरह मिला करके उसके जो कण थे, उसको क्या करें बहुत करीब ला दिए। तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। उसी तरह पत्थर के कण जो है, वो भी पूरे करीब-करीब सटे हुए हैं। तो इससे क्या हो गया? और ज़्यादा वो मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। वही बोला गया है कि ठोस पदार्थ जो है उसके कण कैसे होते हैं? बहुत मतलब नज़दीक-नज़दीक होते हैं, यानी आकर्षण बल उसमें अधिक होता है। एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का बल बहुत अधिक होता है। किसमें? ठोस में। अब गैस के कणों में सबसे कम होता है। गैस आप देखते होंगे, क्या होता है गैस? गैस के कण इधर-उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए दूर-दूर तक फैला हुआ जाता रहता है वो। अब इसका एग्ज़ाम्पल आप इस तरह समझ सकते हैं, आप कभी अगरबत्ती घर में जलाते हैं, क्या होता है? कुछ ही सेकंड में वो अगरबत्ती का सुगंध जो है पूरे घर में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुगंध है वो हवा में मिल गया यानी गैस में मिल गया और वह गैस जो है तुरंत इधर-उधर विसरित हो गया यानी फैल गया। द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। द्रव हो गया यानी कौन? क्या? पानी वगैरह जल जो है इसमें
ठोस और गैस दोनों से कम आकर्षण बल होता है, यानी इन दोनों के बीच में है। आगे है ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। ठोस के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है, यानी ठोस के कण जो है इधर उधर बहुत कम जाते हैं, बहुत धीरे। ठीक, इसके अलावा गैसों के लिए अधिकतम परंतु द्रवों और मध्यवर्ती होते हैं, और गैस में यह इधर उधर जाने का गति जो है वो कितना है, बहुत ज्यादा होता है, और द्रव में भी इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ठोस के कण भी गति करते हैं, द्रव के कण गति करते हैं, और गैस के तो गति करते ही रहते हैं, हम लोग को पता है। पदार्थ की अवस्थाएं अवस्थाएं अंतर परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। अब पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर क्या होता है, परिवर्तित होती है। इसका मतलब क्या हो गया, पदार्थ को हम एक अवस्था से दूसरी में बदल सकते हैं। अगर ठोस में है तो उसको हम द्रव में बदल सकते हैं, ठोस है तो उसको हम गैस में बदल सकते हैं, द्रव है तो उसको ठोस में बदल सकते हैं। ऐसा कब होगा, जब हम उसके तापमान में परिवर्तन लाएंगे और दाब में परिवर्तन लाएंगे, दाब और ताप में परिवर्तन लाएंगे। अगर आप घर में देखते होंगे, अगर आपके पास वहां पे गैस है, गैस का टंकी, गैस टंकी कभी हिलाकर देखिए, आपको पता चलेगा क्या होता है उसके अंदर, पानी जैसा दिखेगा आपको, लिक्विड दिखेगा, जबकि वो गैस है। उसमें अत्यधिक दाब लगा कर क्या किया गया है, उसके अवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया गया है, जिस कारण वह दाब बन गया है, द्रव बन गया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं। ऊर्ध्वपातन परिवर्तन जो है, याद रखेंगे, ऊर्ध्वपातन परिक्रम क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस से बिना द्रव बने डायरेक्ट अगर गैस बन जाता है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। इसका मतलब इस तरह समझो, कभी आप बर्फ को गर्म किए हैं, तो बर्फ को आप गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। फिर पानी को आप गर्म कीजिएगा तो गैस बन जाएगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन परिक्रम में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ, जैसे एग्जांपल में कपूर है, कपूर को आप गर्म कीजिएगा तो वह द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है। आप पूजा वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है। जबकि मोमबत्ती जैसा आप दिखेगा, कपूर कैसा दिखता है, मोमबत्ती जैसा ही दिखता है, लेकिन मोमबत्ती तो लिक्विड बनता है, लेकिन कपूर नहीं बनता। यही बोला गया ऊर्ध्वपातन प्रक्रम। उसके अलावा और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में भी आ जाते हैं। आगे है वाष्पीकरण, एक सतह की परिघटना है। वाष्पीकरण हम किस में रखेंगे, किसको रखेंगे वाष्पीकरण में, तो आप देखे होंगे तालाब में क्या होता है, तालाब में एक दिन आप देखेंगे जितना पानी है, 10 दिन बाद आप जाएंगे अगर तालाब में, तो धूप से क्या होता है, पानी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पानी के ऊपर जो सतह पर जो पानी था, धूप लगने से हीट होकर के जल वाष्प बन गया, और वाष्प बन करके उड़ गया। तो कहाँ पे हुआ, पानी के सतह पर, ऊपर में। तो ये बोल रहा है कि वाष्पीकरण जो होता है वह सतही परिघटना है, यानी सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, सतह के कण क्या बोल रहा है, जितना ऊर्जा उसको लेना चाहिए उतना ले लेता है, और जो आकर्षण बल, यानी सोचिए पानी जो है कब तक पानी जैसा रहेगा, जब तक पानी के दो कण एक दूसरे को आकर्षित करके खींच के रखेंगे। अगर उसमें हम ताप दे दें, यानी हीट दे दें ज्यादा, तो क्या होगा, वो हीट से आकर्षण बल उसका टूटने लगेगा, एक दूसरे को जो आकर्षित किए हुए वो, और वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, और गैस बन करके उड़ जाएगा। वही बात है, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। किसका, सतह के क्षेत्रफल पर, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होगा, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर। वाष्पीकरण जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सतह के क्षेत्रफल पर। अगर आप तालाब का पानी देखेंगे और कुआं का पानी देखेंगे, तो तालाब बहुत दूर तक फैला हुआ है, जबकि कुआं जो है गहरा है, लेकिन उसका क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल वो कम है, सतह का क्षेत्रफल। इसीलिए कुआं का पानी में अगर धूप पड़ेगा तो वह कम मात्रा में क्या हो पाएगा, गैस बनेगा, लेकिन तालाब का पानी जल्दी गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है। अब वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह हो गया कि वाष्पीकरण जब होगा, तालाब में अगर पानी का ऊपर का भाग अगर वाष्पित हो रहा है, तो जितना हीट मिल रहा है धूप से, ऊपर सतह जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, वाष्प बन जा रहा है,
इस कारण क्या हो रहा है, नीचे के जो पानी है वो क्या हो जाएगा, ठंडा ही रहेगा, गर्म ज्यादा नहीं हो पाएगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो एक केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब पर और द्रव के क्वथनांक पर गैस की अवस्था में परिवर्तन करने में प्रयोग होती है। आगे है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संकलक बिंदु पर लाने के लिए पर्याप्त होती है, मतलब के लिए प्रयोग होती है। आगे है कुछ राशियां एवं उसके मात्रक, उसके बारे में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ठीक, तो राशि जो है तापमान का क्या होता है, मात्रक केल्विन, और इसको प्रतीक हम कैसे दिखाते हैं, के लिख करके दिखाते हैं। इसी तरह से लंबाई है, लंबाई को हम क्या बोलेंगे, मीटर में है, और इसमें एम से दर्शाते हैं सिंबल। ठीक है, संहति क्या है, किलोग्राम केजी, भार न्यूटन, एन, आयतन घन मीटर, एम क्यूब से दिखाते हैं, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, और केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब दिखाते हैं। दाब जो हो गया वो पास्कल पीए से दर्शाते हैं। ठीक है, बाकी अब आते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। अगर एक चैप्टर से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, 2 बार आप वीडियो देखेंगे पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। देखिए क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है। ठीक है, द मटेरियल फ्रॉम विच एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज मेड इज कॉल्ड सबस्टांस। ठीक है, आगे देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वे कौन कौन से थे, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। 5 मूल तत्व कौन थे, अग्नि था, वायु था, आकाश था, और एक क्या था, पृथ्वी था, और एक और क्या था, आइए देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। एक क्या था, जल था। ठीक है, तो ये सभी चीजें किसको, हमारे दार्शनिकों ने बताया है। आगे आते हैं, आगे है थर्ड नंबर, पदार्थ बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, यानी छोटे कणों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, क्या आप गैस को देख पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है देखने में। हवा एयर को देख पाते नहीं, क्यों, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। आगे है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा, यानी क्या परिवर्तन होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, क्यों नहीं होता है, देखिए जो पानी है, पानी के बीच में छोटे छोटे स्थान, खाली स्थान है। जब हम चीनी को इसमें घोलते हैं तो चीनी के जो छोटे छोटे कण है, इस पानी के छोटे छोटे कण के बीच में क्या होता है, आकर के समा जाता है, जिस कारण से हम लोग को, मतलब ये पानी जो है गिलास के ऊपर नहीं जा पाता, यानी गिलास में इतना पानी था इतना ही रह जाता है। आपको, आप इस तरह से रिलेट कीजिए, आप किसी बर्तन में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक, अब उसमें आप क्या कीजिए, बालू ले लीजिए। बालू लेने पर क्या होगा, उसके बाद बर्तन को हिला दीजिए, बालू क्या होगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। क्या हुआ, बालू पत्थर के छोटे छोटे जो बीच में जो स्थान थे वहां चला गया। समझ रहे हैं बात, अब वहां चला गया, इसका मतलब यह हो गया कि आपको लग रहा है कि पहले पत्थर था, अब बालू डाल दिए तो पूरी तरह से फिल हो गया होगा, यानी पूरा वो भर गया होगा बर्तन, तो नहीं, अभी भी खाली स्थान है। इसको पता लगाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए उसमें पानी दे देते हैं, तो क्या पानी अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि नहीं ये खाली स्थान अभी खत्म हो गया, पूरा फुल हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर उसी पानी में, जो पानी आप डाले हुए हैं उसमें कोई कलर डाल दीजिएगा तो भी कलर उसमें चला जाएगा, कहाँ जाएगा, पानी के बीच में। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, चीनी में जो पानी के बीच में जो खाली स्थान था वहां चीनी घुल करके चला गया, जिस कारण से पानी का जो है, जितना बर्तन में पानी था वो ऊपर नहीं जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। आगे है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, कौन पदार्थ नहीं है निम्नलिखित में से, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है। देखिए जल पदार्थ है, चर्चा करते हैं,
जल मेरा पदार्थ है क्योंकि जल छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। अब गंध, यहाँ गंध आ रहा है। आप गंध, इसको आप क्या बोलेंगे? गंध कब आता है? जब अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध आता है। तो सुगंध कब आता है? जब ये जो सुगंध जो बना, छोटे छोटे कण एयर में मिला, एयर से हमारे पास आया। तो जो हम लोग गंध ले रहे हैं अपने नाक से, असल में हम वो जो छोटे छोटे जो सुगंध आपको मिला उसके पार्टिकल को ले रहे हैं नाक में एयर के माध्यम से। तो वो भी तो एक कण है, वो भी तो पदार्थ पे आ गया। अब इत्र की सुगंध भी इसी तरह से आ जाता है। लेकिन ईर्ष्या, आप किसी से जल रहे हैं किसी को देख करके, तो ये कोई पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होते हैं? तो ताप के बढ़ जाने पर क्या होता है? गति तेज हो जाती है। किसका? पदार्थ के कणों का। अभी मैंने बताया कि आकर्षण बल टूट जाता है जब ताप देते हैं। तो जो पदार्थ है, जो छोटे छोटे कण है, वो क्या करता है? बबल जैसा नाचना प्रारंभ कर देता है और जो एक दूसरे से वो चिपके हुए थे वो टूट करके अलग हो जाते हैं, तेज हो जाता है उसका कंपन। आगे 9 नंबर का है, पदार्थ के कण का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पदार्थ के कणों का खुद से मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, पानी में नमक जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? किस गुण का पता चलता है? इसमें पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, यह पता चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ समझाया आप लोग को। आगे है, निम्न में से कौन पदार्थ है? कौन से पदार्थ है बताइए? तो घड़ी जो है सो पदार्थ के बने हैं, छोटे छोटे कण से। स्नेह, अफेक्शन, ठीक है, कोई विचार आपका आ रहा है तो ये चीज पदार्थ के नहीं बने होते हैं। घृणा भी पदार्थ के नहीं बने हैं। तो क्या हो जाएगा? घड़ी सही हो जाएगा। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, तभी तो वह जुड़े हुए होते हैं बहुत पास पास। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? बाह्य बल लगाने पर, यानी बाहरी बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होगा? आकृति नहीं बदलेगा। ठोस की आकृति जो है नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि उसके कण जो है बहुत करीब करीब रहेंगे, जिस कारण नहीं बदलता है। आगे है, द्रवों का क्या है? द्रवों का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब द्रव का आकार जो है अनिश्चित होता है। आप जिसमें रखेंगे, गिलास में रखेंगे उसका आकार ले लेगा द्रव, डब्बा में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, बर्तन में रख दोगे बर्तन का आकार ले लेगा। यही है। आगे है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में कणों की गति यह नियमित और तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में जो गैस जो है इधर उधर जाते रहता है, कहीं भी चला जाएगा। इसके अलावा बहुत तेजी से जाता है। द्रवों में किसका विसरण संभव है? किसका विसरण द्रवों में संभव है? तो ठोस का भी विसरण संभव है, द्रव का और गैस का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों, डी नंबर सही हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। अब यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, दोनों निश्चित होता है। क्या दिख रहा है? दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस में, इसीलिए इसका सी नंबर सही होगा। ठीक, आगे है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है? यानी किसको हम बहुत अधिक दबा सकते हैं? तो किसको? तो सबसे अधिक हम गैस को दबा सकते हैं। एक गुब्बारा में आप गैस भरिए, उसको दबा के कोशिश कीजिए, जितना मन होगा उतना आप दबा सकते हैं उसको। ठीक है, निम्नलिखित में किस पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? तो गैस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है, क्योंकि इसके कण दूर दूर तक फैले होते हैं, जबकि ठोस के कण बहुत कम करीब होते हैं। और द्रव के कण क्या होता है? गैस और ठोस के बीच में। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? किसका उपयोग हम लोग करते हैं? तो सीएनजी का उपयोग करते हैं। एलपीजी हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, वाटर वेपर जो होता है, जलवाष्प है, इसको खाना बनाने ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। आगे देखिए, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है।
कम होती है। क्या होता है? कम होता है। गैस के कण के तभी तो आकर्षण बल कम है, एक दूसरे को आकर्षित करने का जो ताकत होता है वो कम है, तभी तो गैस के कण इधर-उधर फैले होते हैं, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि क्यों काट पाता है? क्योंकि पानी के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर यानी पानी में तैरने वाले लोग जो है पानी को एक अपने सामने से काट नहीं पाता। ठीक है? कभी पत्थर को काट के दिखाओ, हाथ से नहीं कटेगा। कहीं बालू में कट के कितना दूर आप जा सकते हैं? जाके देखिए, नहीं जा पाइएगा। ठीक? तो वही है। आगे तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन है वीवीआई। क्या? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तो हम कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। क्या बनता है? बनता है दबाव। दबाव बन जाएगा। आगे है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था, तो एक गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ जो है पिघल के द्रव में बन गया उसको हम गलनांक कहेंगे। ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसके आकर्षण बल में कंपन होने लगेगा, मतलब कणों में कंपन होने लगता है। वो उसका जो आकर्षण बल है उससे वो कमजोर होकर के टूट जाता है और बहुत तेजी से इधर-उधर बिखरने लगते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है? समान रहेगा। ठीक है? आगे है, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक देखिए केल्विन में है। 273.16 केल्विन, आपको 273 केल्विन दिया हुआ मिलेगा। तो बर्फ का गलनांक याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपका। बर्फ का गलनांक 273.116 केल्विन होता है। आगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाता है। 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय दाब का बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है? अब है, 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। बोल रहा है कोई भाप जो है 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में, इसी तापमान पर अगर हम बात करें किसमें? पानी के कणों में, तो क्या होगा इसका ऊर्जा? क्या होगा इसका ऊर्जा? इसका ऊर्जा अधिक हो जाएगा। ठीक है? भाप के कण में जो है मतलब ऊर्जा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा रहता है, तभी तो वह पानी से भाप बना हुआ है। तो अधिक इसका आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ताप बर्फ को गर्म कर रहे हैं, पानी बन गया। पानी को ज्यादा गर्म कर रहे हैं, बर्फ भाप बन गया। 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अभी इतना देर हम लोग चर्चा किया था, क्वथनांक से कम यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही जो है सो भाप बन जाना, तो वो कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
कौन कौन से ऐसे कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? तो हो जाएगा तापमान प्रभावित करता है, आर्द्रता, वायु की गति, यानी इनमें से सभी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्द्रता किसको हम बोलेंगे? आर्द्रता हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी को, यानी ऑलरेडी जो हमारे आसपास में जो हवा बह रही है उसमें पानी के छोटे छोटे कण उपलब्ध हैं। जब सूर्य का ताप आएगा तो सबसे पहले उस कणों को जो है पूरे वाष्प में बदलेगा, उसके बाद ही तो आकर के वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो पाएगी तालाब की सतह पर, या तो किसी पानी कहीं पे रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो पानी पर जो है सूर्य का ताप अधिक पड़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से हो जाएगा। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? दाब को बढ़ा दे रहे हैं और तापमान को घटा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गैस दरों में बदल जाता है। गैस दर में बदल जाता है, जैसे एलपीजी वाला भी एग्जांपल हम दिए थे अभी। ठीक, आगे देखिए 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था गैस में होती है। ठीक है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हम लोगों को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्था की बात की है? तो पदार्थ की, आधुनिक वैज्ञानिकों की बात हो रही है तो 5 अवस्था की बात की है आधुनिक वैज्ञानिकों ने। लेकिन हम लोग को कितना पढ़ना है? 3 ही पढ़ना है। आधुनिक वैज्ञानिक आप लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा, प्लाज्मा हो गया और जो भी बॉस कंडेंसेशन आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक, सिर्फ कितने अवस्था रखना है आप लोग को? 3 रखना है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक की बात होगा उसमें 5 टिक करना है। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? किसके कारण चमक होती है? तो प्लाज्मा के कारण होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था प्लाज्मा होती है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक, गैसों में विसरण का क्या एक उदाहरण है? गैसों में विसरण का क्या उदाहरण हो सकता है? एक तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना क्या होगा? गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। अब शाही का पानी में फैलना, यहाँ गैस का बात हो रहा है, पानी द्रव है। उसी तरह कॉपर सल्फेट वगैरह पानी में डालना, ये भी द्रव की बातें हो रही है। तो आंसर वैसे भी ऑलरेडी मेरा 1 सही हो जाएगा। 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है किसके बराबर होता है? 200 केल्विन, तो 200 केल्विन हमारा -73 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आगे है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 273 केल्विन। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का बात भी आया था, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल पर केजी होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है? तो 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतराणुक बल का बढ़ता क्रम कौन सा है? ठीक है, यानी आणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, एक दूसरे को आकर्षण करने का जो बल है वो किसमें सबसे कम है, उसके बाद किसमें है, उसके बाद किसमें है। इस तरह के बढ़ते क्रम में हम लोग को बताना है। तो हम लोग को पता है सबसे कम गैस में है, फिर द्रव में होगा और फिर ठोस में, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो होता है 335 किलो जूल केजी। 335 किलो जूल केजी होता है बर्फ की गलना की गुप्त ऊष्मा। प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है?
तीनों अवस्था में कौन पाया जाएगा? तो जल तीनों अवस्था में पाया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ठोस अवस्था होगा तो बर्फ नाम रखे हुए हैं, लिक्विड में जैसे आएगा द्रव में तैसे हम लोग पानी बोल देते हैं, और गैस बन जाएगा तो एयर वेपर। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घना कौन होगा इसके बारे में। तो सबसे कम घना कौन हो जाएगा? रुई सबसे कम घना है। देखिए, निम्न में से पदार्थ के गुण होते हैं। देखिए, सबसे पहले रुई इसलिए आंसर हो जाएगा क्योंकि रुई जो है उसके बीच में खाली स्थान बहुत सारा होता है। अब रुई में पानी डाल के देखिए पूरा सोख लेगा। क्यों? क्योंकि रुई में खाली स्थान है। शहद का बात इसी तरह है। आगे है, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का कौन सा गुण नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका गुण हो जाएगा तरंग दैर्घ्यता। वेव लेंथ जो है पदार्थ का गुण नहीं होता है। घना होता है पदार्थ, सही है। संपीड़न होता है यानी दबा सकते हैं। उसके बाद होता है विसरण होता है, ये भी सही है। 58 है, वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो शीतलता उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि वाष्पन कब होता है? ऊपर का पानी जो है, सतह पर पानी जो था वह गर्म होकर के बाद जलवाष्प बन गया, तो नीचे का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा ही रह जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो हीट था वह नीचे जाने ही नहीं दिया गया, तो नीचे ठंडा रहेगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? गैस का आयतन घट जाएगा। अगर हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा 16 नंबर का है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे इस तरह का, लेकिन अगर दिया हुआ है तो मैं बता देता हूं, इसको द्रव अवस्था में दिखाया गया है। आगे आते हैं, 61 है, निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? किसके कारण गर्मी में घड़े का जल होता है ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। क्यों? सोचिए, एक घड़ा है मेरा, एक घड़ा है, ठीक है। घड़ा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मिट्टी के घड़ा का बात हो रहा है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होगा? छोटे छोटे छिद्र से पानी बाहर आएगा। कहां पर? इधर सतह पर, इधर चारों तरफ पानी आएगा। अब इस पानी को क्या होगा? वाष्पन के कारण यह गैस बन करके उड़ जाएगा, और अंदर का जो पानी कम है वो फिर से बाहर आएगा, और वह भी फिर से वाष्पित होकर उड़ जाएगा। अब सोचो, जो भी हीट ऊपर से आ रहा है वो सारा इसको एयर वेपर बनाने में खत्म हो जा रहा है, यानी हीट अंदर जा ही नहीं पा रहा है बर्तन में, तो अंदर का पानी क्या होगा? ठंडा ही रह जाएगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण के कारण। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। क्या होता है प्लाज्मा? तो प्लाज्मा, अगर आप उच्च ताप दे देते हैं, बहुत ज्यादा ताप दे देते हैं, तो क्या प्लाज्मा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है पूछा गया है, तो किसका होता है? आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है, याद रखेंगे। निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणु की ऊर्जा जो होती है वो बहुत अधिकतम होती है? तो गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तभी तो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों ऐसा? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, जिस कारण से वह ऊपर में तैरते रहता है। ठीक है, मतलब इस तरह से समझिए, बर्फ जो है उसके अंदर बीच बीच में खाली जगह होता है, जिसके कारण पानी जितना घना है बर्फ उतना घना नहीं है, जिसके कारण तैरता रहता है। एक रीजन। दूसरा रीजन यहाँ नहीं दिया हो, आप उसको याद रखेंगे। अगर कोई इंसान या तो कोई भी वस्तु अपने वजन के बराबर, अगर कोई इंसान या तो कोई भी वस्तु जितना उसका वजन है उससे अधिक का जो है पानी अगर वो हटा लेता है अपने हाथ पैर से, तो वो क्या करेगा? जमीन पर आने ऊपर पानी के ऊपर तैरता रह जाएगा। ठीक है, आगे है 68 का। जब वाष्प संघनित होती है
होती है तो क्या होता है, जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होता है, तो देखिए आंसर, उसका ताप घट जाता है। क्या होता है, ताप घट जाता है। जब कोई भी क्या था, वाष्प जो है संघनित होती है तो उसका ताप घट जाता है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, अभी क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग बात किए थे। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो होती है 2260 किलो जूल पर केजी। 2260 किलो जूल पर केजी होता है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाता है। अब बोलोगे यहाँ पे क्वेश्चन कि सर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब गैस जो है उसमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपको दूर तक जो है सो मिल रहा है अगरबत्ती का सुगंध, तो यहाँ कण के बीच में अगर चला गया तो कोई फर्क नहीं है, वो तो चला जाता है। लेकिन यहाँ तेजी से गति कर रहा है तभी तो आपके नाक के पास पहुंच रहा है दूर तक, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, अगर हम गर्म करते हैं तो गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर का है, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ बर्नर है, चीनी मिट्टी का प्याली है, यहाँ पे ठोस बना अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है, यहाँ पर जो रखा हुआ है यहाँ पर है भाप भाप बना अमोनियम क्लोराइड, और उल्टा रखा हुआ कीप और रुई का टुकड़ा। यहाँ जलने के बाद क्या होता है, रुई में यहाँ पे आकर के लगते रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो यहाँ पे दिख रहा है सी नंबर, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सबों ने देख लिया है। आप इसको 2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, इससे क्या होगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा पूरा, और ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आएगा तुरंत आपका दिमाग वर्क करेगा कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हुए हैं, और आपके ना चाहते हुए भी, तुम्हारे ना चाहते हुए भी आप सही आंसर टिक कर लोगे। ठीक है, तो आप अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का मैं फिर से कुछ दिन में ला रहा हूँ, आने लाऊंगा, तो आप उसका इंतजार करें। धन्यवाद।